यहाँ प्यारे बच्चों, आज इस जीके के लाइव सेशन में बात कर रहे थे हम भारत के इतिहास के बारे में। और इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण में हमने कल बात की थी भारत पर अरब आक्रमण, और अरब आक्रमणकारियों के बारे में हमने कल विस्तार से बात की थी। आपसे पूछ ले कि अरब आक्रमणकारियों ने भारत में आक्रमण किस तरह से किया था या किस रास्ते से किया था। ध्यान रखना, एक शब्द आ रहा है दरा। क्या आ रहा है? नाम है दरा। दरा का मतलब है पहाड़ी रास्ता। पहाड़ी रास्ता प्यारे बच्चों, दो पहाड़ों के बीच में जो कटा फटा तंग रास्ता होता है उसे कहते हैं दरा कहा जाता है। और एक दरा है, उसका नाम है खैबर। खैबर दरा से ध्यान रखना, अरब आक्रमणकारियों ने भारत पे आक्रमण किया था। और भारत पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण है किस दरा से होता है? ध्यान रखना, खैबर दरा से। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। भारत पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दरा से हुए थे? खैबर दरा। क्योंकि भारत के उत्तर में कौन है? हिमालय। और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में क्या है? मरुस्थल है। तो भाई मरुस्थल में पानी की समस्या है ना, चलने में भी कठिनाइयाँ हैं, तो इसलिए मरुस्थल क्षेत्र से आक्रमण नहीं हुए और उत्तर से हिमालय आ गया। तो एक हिमालय और मरुस्थल के बीच में जो एक दरा था, पहाड़ी रास्ता था, उसका नाम था खैबर। और खैबर दरा से विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पे आक्रमण किया था। उसके बाद में हमने बात की थी भारत पे पहला अरब आक्रमणकारी कौन था? अबेदुल्ला। अरब का एक शासक था जिसका नाम था अल हजाज। क्या नाम था? अल हजाज। अल हजाज ने इस्लाम धर्म के प्रचार हेतु और धन लूटने के उद्देश्य से अपना सेनापति अबेदुल्ला को भारत भेजता, लेकिन वो क्या होता है? असफल। 711 ईस्वी की घटना है। उसके बाद में अल हजाज ने अपना दूसरा सेनापति जिसका नाम था बुदेल, बुदेल को भारत भेजा। बुदेल भी क्या रहता है? असफल। उसके बाद में अल हजाज ने अपना प्रमुख सेनापति जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, जिसको भारत आक्रमण के लिए भेजता है, लेकिन वो 712 ईस्वी में क्या होता है? सफल होता है। प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन है जो सफल आक्रमणकारी था? मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने 712 ईस्वी, ध्यान रखना, सन याद रखना है। देखो बाकी याद रहे या ना रहे, लेकिन ये मोहम्मद बिन कासिम याद करना है आपको, क्योंकि सफल आक्रमणकारी था। इन्होंने 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया और भारत के सिंध प्रांत, जो वर्तमान में पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में वहाँ पे हिंदू शासक था जिसका नाम था दाहिर। दाहिर को पराजित करके सिंध प्रांत में ही एक बंदरगाह था, देबल बंदरगाह, और एक बौद्ध स्थल था जिसका नाम था निरम। इन दो स्थलों को मोहम्मद बिन कासिम लूट लेता है और सिंध का अपने आप को शासक घोषित कर देता है। उसके बाद में क्या होता है? सिंध में मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगवाया था। भारतीय क्षेत्र में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगवाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा है कि ये एक जजिया कर गैर इस्लामिक धार्मिक कर है, या तो आप इस्लाम धर्म को स्वीकार करो, नहीं तो आपको जजिया कर देना पड़ेगा। विकलांग, विधवा और ब्राह्मण को छोड़ करके बाकी सभी जो इस्लामिक नहीं है उसको क्या देना पड़ेगा? जजिया कर देना पड़ेगा। ध्यान रखना, सिंध प्रांत में प्रथम मुस्लिम शासक है जिन्होंने सोने का सिक्का जारी किया था। और मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की जानकारी हमें एक ग्रंथ जिसका नाम है चचनामा, चचनामा के लेखक है अली अहमद। उसके बाद में बात करें अरब आक्रमणकारी का भारत पे प्रभाव, तो भारत में ऊंट पालने की शुरुआत हो जाती है, खजूर की खेती होती है ना, मानचित्र कला का क्या होता है? विकास होता है, ठीक है ना। मानसून की जानकारी मिलती है और दशमलव पद्धति की जानकारी मिलती है। ये सिर्फ 5 मिनट लगे रिवीजन करने में। कल एक क्लास, पूरी क्लास पढ़ी ना हमने, रिवीजन में कितना टाइम लगा? 5 मिनट। इसीलिए लोग है ना, ये बार बार बोल रहा हूँ कि नोट्स बनाओ। इतिहास में 15-20 क्लास होती है, लेकिन रिवीजन करोगे तो 2 घंटों में रिवीजन कर लोगे, ठीक है ना। तो ये बात है आपको याद रखनी। आज हम बात करेंगे तुर्की आक्रमण, ठीक है ना। किसके बारे में?
तुर्की आक्रमण के बारे में हेडिंग डालना, भारत पर तुर्की आक्रमण। भाई कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, है ना। ऐसा मत सोचना कि सर क्या सोचेंगे, पास वाला पड़ोसी क्या सोचेगा। पड़ोसी कभी भला सोचता है क्या? नहीं सोचता है ना, तो ये भी समझ लेना भाई। ठीक है भाई। अब समझना वर्तमान में जो ये आपका अफगानिस्तान क्षेत्र है, अफगानिस्तान, तर्काकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान, इनके बीच में जो एक भूभाग था उसे कहते थे गजनी। जो ये तुर्की आक्रमणकारी है भारत में आते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं? गजनी क्षेत्र से आते हैं, ध्यान रखना, गजनी। ठीक है ना। मैप होगा शायद, मैं मैप में आपको बता देता हूं। ठीक है ना, मैप नहीं है भाई, ऐसे ही मैप बना करके समझा देता हूं मैं ना। यहां पर ध्यान रखना, गजनी क्षेत्र है। क्या है? गजनी, गजनी या गौर, गौर प्रांत है ना। ध्यान रखना, बात करें भारत की, अखंड भारत की हम बात करें हैं, ये पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में ध्यान रखना। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर अफगानिस्तान, यहाँ पर तर्काकिस्तान, यहाँ पर है उज्बेकिस्तान, है ना। यहाँ पे तान ही तान है, ठीक है ना। बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तर्काकिस्तान, है ना, ये तान ही तान है मध्य एशिया तक। तो यहाँ पर एक प्रांत था, ये है अफगानिस्तान, और यहाँ पे एक प्रदेश था, इसका नाम था गौर, और इसे कहते हैं गजनी। और यहाँ पर शासन था तुर्की का, तुर्की प्रांत था एक। तो ध्यान रखना, यहाँ पर कौन है? चीन है, यहाँ पर क्या है? नेपाल है, यहाँ पर क्या है? भूटान है, यहाँ पर म्यांमार है, और वर्तमान में यहाँ पर बांग्लादेश है। तो यहाँ से गौर प्रदेश में एक गजनी प्रांत था, और इस प्रांत का ही एक शासक राजवंश था जिसका नाम था गौर। यहाँ से है खैबर दरा, कौन सी दरा है? खैबर दरा। और खैबर दरा से तुर्कियों ने भारत में आक्रमण किया था। वर्तमान में अफगानिस्तान, ताशकंद, ये प्रांत है, उसका पहले नाम था गौर या गजनी प्रांत, और वहां से तुर्की भारत आए थे। ठीक है ना। अब बात करें, या इस गौर प्रदेश में यामिनी वंश या गजनी वंश का क्या था? शासन था, और इसीलिए इस प्रांत का नाम क्या हो गया था? गजनी प्रांत या गौर प्रांत। तो ध्यान रखना, आपसे पूछ ले यामिनी, भाई ज़्यादा इतना डीप से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बेसिक चीज़ें याद रखनी है आपको। यामिनी या गजनी वंश के संस्थापक है अल्पगीन। कौन था? अल्पगीन। अल्पगीन ने गौर प्रदेश में यामिनी वंश की स्थापना की। यामिनी राजवंश की स्थापना किसने की है? अल्पगीन। और अल्पगीन के बाद में शासक बनता है, इसका पुत्र है सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन के बाद में शासक बनता है महमूद गजनवी। अल्पगीन, सुबुक्तगीन ये शासक बनते हैं यामिनी वंश के, गजनी वंश के। लेकिन भारत पर आक्रमण कौन करता है? ध्यान रखना, सफल आक्रमण कौन करता है? महमूद गजनवी। इन्होंने आक्रमण किया, अल्पगीन असफल लेता है, सुबुक्तगीन ये भी असफल लेता है। लेकिन भारत पर है प्रथम सफल तुर्की आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनवी। और आपको याद क्या रखना है? मोहम्मद गजनवी को आपको याद रखना है, ठीक है ना। मोहम्मद गजनवी ने भारत में कुल कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। प्यारे बच्चों, 1000 ईस्वी से लेकर के ध्यान रखना 1027 ईस्वी तक है मोहम्मद गजनवी ने कुल 17 बार भारत पे आक्रमण किया था। इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अब बात करेंगे महमूद गजनवी के बारे में। किसके बारे में? महमूद गजनवी के बारे में।
देखो मोहम्मद गजनवी से पहले ही भारत पे आक्रमण हो चुके हैं। भारत पे आक्रमण किसने किया था? सबसे पहले किया था, ध्यान रखना, अलपगीन ने तो कुछ नहीं किया था। किसने किया था? सबूतगीन, जो प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। लेकिन ये क्या रहता है? असफल रहता है। जैसे कि आपने अरब आक्रमणकारी पढ़े थे, प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था? कौन था? अबेदुल्ला। तो क्या रहता है? असफल। प्रथम अरब आक्रमणकारी सफल कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। वैसे ही प्रथम तुर्की आक्रमणकारी कौन था? सबूकतगीन। तो क्या रहता है? असफल रहता है, ध्यान रखना। इन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। ये प्रथम तुर्की आक्रमणकारी है, कौन है? सबूतगीन। ठीक है ना। अब उसके बारे में बात करें तो जब सबूतगीन भारत पे आक्रमण करता है तो उस समय हिंदू शाही वंश शासक जिसका नाम था जयपाल, जयपाल ने विरोध किया था सबूतगीन का। इन्होंने 986 ईस्वी में, ध्यान रखना, 986 ईस्वी में सबूतगीन ने भारत पे आक्रमण किया। लेकिन ये क्या रहता है? असफल। क्या रहता है? असफल रहता है, ध्यान रखना। और ये प्रथम तुर्की आक्रमणकारी है, ध्यान रखना। इसके बारे में लिख देना भाई, मैं जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिख देना। लिखना, हेडिंग डालना सबूतगीन, और इसमें लिख देना प्रथम तुर्की आक्रमणकारी क्या रहता है? असफल। ध्यान रखना, सन पूछ ले, ज़्यादा सन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपसे पूछ ले तो आक्रमण कब किया था? 986 ईस्वी में, 986 ईस्वी में किया था। अब ध्यान रखना, इन्होंने जो ये सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत वर्तमान में पाकिस्तान में है, यहाँ पे ध्यान रखना, जब सबूतगीन जब भारत पे आक्रमण करता है तो शासक कौन था? शासक जिसका नाम था जयपाल। और जयपाल ने इसको बुरी तरीके से पराजित किया। हिंदू शासक था और इन्होंने, ध्यान रखना, इन्होंने क्या कर दिया था? सबूतगीन को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। उसके बाद में आपसे पूछ ले कि प्रथम सफल तुर्की आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद गजनवी। अब हेडिंग डालना मोहम्मद गजनवी, ठीक है ना। तुर्की आक्रमणकारी में अभी हमने जो बातें की है उसमें एक बात आपको याद रखनी है। तुर्की आक्रमणकारी, प्रथम आक्रमणकारी कौन था? सबूतगीन। कौन था? सबूतगीन। जो क्या रहता है? असफल। और सबूतगीन को पराजित किसने किया था? जयपाल ने, ठीक है ना। 986 में भारत पे आक्रमण किया था, जो असफल रहता है। लेकिन सफल आक्रमणकारी कौन है? तुर्की, मोहम्मद गजनवी। हेडिंग डालना मोहम्मद गजनवी। देखो मेरी बात सुनो, ये गौर प्रदेश का शासक बनता है। गौर प्रदेश का क्या बनता है? शासक बनता है। गौर प्रदेश में गजनी राजवंश का शासन था। किसका था? गजनवी। गजनवी, इसे ही कहते हैं यामिनी राजवंश। यामिनी राजवंश के संस्थापक कौन थे? यामिनी वंश के संस्थापक कौन है? अलपगीन। अलपगीन के बाद में शासक कौन बनता है? सबूतगीन, जो भारत पे पहला तुर्क आक्रमणकारी। अब सबूतगीन के बाद में शासक कौन बनता है? मोहम्मद गजनवी, जो भारत पे आक्रमण करता है। ये 991 का इसका राज्याभिषेक होता है, गद्दी पे बैठता है। उसके बाद में इन्होंने सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की, और ये पहला शासक है, गजनी वंश का पहला शासक जिन्होंने सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की। उसके बाद में बात करें इनके अन्य नाम, गजनवी के अन्य नाम, मोहम्मद गजनवी के यामिनी उद दौला या यामिनी उल बिलहा, बुत शकीन, है ना। इसे कहते हैं मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि इन्होंने जब भारत पे आक्रमण किया था तो इन्होंने लगभग मंदिरों की मूर्ति तोड़ दी थी। इनका एक ही उद्देश्य था कि जितनी भी मंदिरों में मूर्ति लगी हुई है, जहाँ पर जो हिंदू धर्म के लोग पूजा पाठ करते हैं, उन सभी मूर्तियों को तोड़ दो। और इन्होंने मूर्ति तोड़ करके एक उपाधि धारण की है, मूर्ति भंजक। ध्यान रखना, इतना कट्टर था। आपसे पूछ ले
कि किस तुर्की शासक ने मूर्ति भंजक उपाधि धारण की थी, तो कौन था? महमूद गजनवी। प्यारे बच्चों, महमूद गजनवी ने भारत पे ध्यान रखना कुल 17 बार आक्रमण किया था, 1000 से लेकर के 1027 तक। समय याद कर लेना, 1000 ईस्वी से 1027 तक, 27 ईस्वी तक इन्होंने कुल कितनी बार? 17 बार आक्रमण किए। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किए थे इन्होंने। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया, लेकिन क्या रहता है? असफल रहता है। अब ध्यान रखना, प्रश्न यहां से क्या बनेगा? महमूद गजनवी ने कुल कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। पहला आक्रमण कब किया? 1000 ईस्वी में, लेकिन क्या रहता है? असफल। लेकिन आपसे पूछ ले कि महमूद गजनवी ने भारत पे पहला सफल आक्रमण कब किया था, तो 1001 ईस्वी में। पहला आक्रमण कब होता है? 1000 ईस्वी में, लेकिन क्या रहता है? असफल। आपसे सफल आक्रमण पूछ ले तो 1001, और यदि आपसे पूछ ले मोहम्मद गजनवी का पहला आक्रमण तो 1000 ईस्वी में। ठीक है ना भाई, इसमें कंफ्यूज मत होना। प्रश्न 2 टाइप से बनेंगे। अब समझ लो, मैं इसको समझा देता हूं ना। प्रश्न क्या बनेगा? प्रथम तुर्की आक्रमणकारी, तुर्की आक्रमणकारी कौन था? सबूतगिन। है ना, सबूतगिन। अब मेरी बात सुनो, आपसे पूछ ले कि प्रथम सफल आक्रमणकारी, प्रथम तुर्की सफल आक्रमणकारी, ये क्या रहता है? असफल। प्रथम तुर्की सफल आक्रमणकारी, तो इसका राइट आंसर कौन होगा? आक्रमणकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। प्यारे बच्चों, अब बात कर लेते हैं मोहम्मद गजनवी से प्रश्न क्या बनते हैं। मोहम्मद गजनवी से प्रश्न बनेगा, मोहम्मद गजनवी कुल भारत पे कितनी बार आक्रमण किया? कितनी बार? 17 बार। प्रथम आक्रमण कब हुआ है? प्रथम आक्रमण कब होता है? 1000 ईस्वी में, जो असफल रहता है। अब आपसे पूछ ले मोहम्मद गजनवी का प्रथम सफल आक्रमण, ठीक है ना, प्रथम है सफल आक्रमण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1001 ईस्वी। और आपसे पूछ ले अंतिम आक्रमण 1027। अंतिम आक्रमण है 1027। ये शॉर्टकट में नोट्स बना लो, ज्यादा डीप से लिखने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम आक्रमण कब हो जाएगा? अंतिम आक्रमण, है ना, शॉर्टकट में अपने हिसाब से बना दो। 1027 में ईस्वी में, ध्यान रखना, जाटों के विरोध, खोकर जाट थे, उनके विरोध किया गया था। और सफल आक्रमण, ध्यान रखना, सबसे सफल आक्रमण माना जाता है जो है सोमनाथ का मंदिर। भाई मोहम्मद गजनवी के 4-5 आक्रमण आपको याद रखने हैं। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी, सफल आक्रमण 1001, अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी जो जाटों के विरुद्ध, आगे बात करेंगे। और 1025 सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा था, जो सबसे भयंकर और खतरनाक आक्रमण माना जाता है। गुजरात के चालुक्य शासकों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन इसके पास में बहुत बड़ी सेना थी। और माना जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर से इतना धन लूट लिया इसने, सर्वाधिक धन लूटा था इस आक्रमण में। कहते हैं कि सोमनाथ गुजरात से लेकर के गजनवी गौर प्रांत तक लगभग 6 महीने तक बैलगाड़ियों से धन लूटा हुआ धन लेके गए थे। 6 महीने तक इतना धन लूटा था गुजरात से, ठीक है ना। कहते हैं कि सोमनाथ में जो शिवलिंग था
आपने पढ़ा भी होगा, ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं कि उस ज्योतिर्लिंग जो शिवलिंग था सोने का, उन्होंने कहा कि इसको मैं अलग अलग भागों में टुकड़े करवा करके जो कसाई होते हैं मांस तोलने वाले उनको दूंगा। लेकिन कहते हैं कि बीच में जो खोकर जाती है एक जाट, आज भी पाकिस्तान में रहते हैं, उन्होंने उसके पास में से धन लूट लिया था कि भाई हमारा ही धन है, तू कहाँ के लेके जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद है रखनी है। पहला भाई सफल आक्रमण यहाँ तक हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। पहला आक्रमण 1000 में जो असफल है। प्रथम सफल आक्रमण 1001। ध्यान रखना, पहला सफल आक्रमण होता है 1001। ईडी का मतलब है ईस्वी और बीसी का मतलब क्या है, ईसा पूर्व। भाई एडी का मतलब है ईस्वी, यानी ईसा मसीह के जन्म की बाद की घटना। अब इन्होंने ध्यान रखना आक्रमण किया था। अब सिंध प्रांत के शासक थे, सिंध प्रांत है जो वर्तमान में पाकिस्तान में जयपाल। जयपाल ने पहले किस गजनवी शासक को पराजित किया था, सबूत है गिन को पराजित किया था। अब पहले से गुस्सा था इसको, इन्होंने पहले 1000 ईस्वी में इस पे आक्रमण किया जयपाल ने, फिर वापस मोहम्मद गजनवी को पराजित किया। पहले इसके पिता सबूतगीन को पराजित किया, फिर इसको वापस गुस्सा आ गया, इन्होंने कहा कि मोहम्मद गजनवी की अब की बार ज़्यादा सेना लेके मैं जाऊंगा। और प्यारे बच्चों, प्राचीन भारत के इतिहास की और वर्ल्ड इतिहास की बात करें ना, तो सबसे मजबूत सेना थी तुर्की। तुर्की सेना थे ना, तुर्की सेना सबसे मजबूत सैनिक थे तुर्की। अफगानी, ध्यान रखना, अफगान भारत पे शासन करने वाले अफगान राजवंश कितने हैं, 2। अफगानी सेना में भी कौन थे, तुर्की। और मुगल सेना में भी कौन थे, तुर्की। तुर्कियों को पराजित करने वाला कौन था, अंग्रेज। तुर्कियों को कौन हरा सकता था, अंग्रेजों ने हराया था, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, एक युद्ध होता है 1001 ईस्वी में, वे हिंद युद्ध। ध्यान रखना, वे हिंद युद्ध प्राचीन भारत का युद्ध है, जयपाल वर्सेज महमूद गजनवी के बीच में। और इसमें महमूद गजनवी क्या हो जाता है, विजय। विजय भाई ये सफल आक्रमण है इसका। जयपाल वर्सेज महमूद गजनवी के बीच में वे हिंद हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध, ठीक है ना। वे हिंद युद्ध कब होता है, 1001 ईस्वी में। जयपाल सिंध प्रांत का शासक हिंदू, और एक तरफ है गजनवी शासक कौन है, महमूद गजनवी के बीच में। और इस युद्ध में जयपाल पराजित हो जाता है। उसके बाद में इसको लिखो भाई, इसको लिखो ना, लिख दिया ना, वेरी गुड। उसके बाद में बात करें, कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण है, सिर्फ समझ लो, लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं बोलूँ वो लिखना है आपको। महमूद गजनवी ने कुल भारत पे कितनी बार आक्रमण किया था, 17 बार। ये मैं पहले बता चुका हूँ। 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक कितनी बार, 17 बार। अब 17 बार आक्रमण किए, उसमें से वो महत्वपूर्ण आक्रमण है वो याद कर लेना। पहला सफल आक्रमण याद कर लेना, 1001 युद्ध होता है वे हिंद युद्ध, जो जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में। उसके बाद में 1005 ईस्वी में भाई सिंध प्रांत को जीत लिया। फिर 1005 में मुल्तान पे आक्रमण किया, मुल्तान को भी जीत लिया। उसके बाद में 1008 नगरकोट हिमाचल प्रदेश को जीत लिया था, ठीक है ना। और फिर 1018 कनौज, है ना, गुजर प्रत्यार शासक राज्यपाल को पराजित कर दिया था, ठीक है ना। कनौज वर्तमान में कहाँ है, यूपी तक इन्होंने विस्तार कर लिया था, यूपी तक। 1005 में देखो, 1000 और 1001 में तो सिंध को जीता आसपास में। फिर 1005 में मुल्तान, फिर 1008 में नगरकोट हिमाचल प्रदेश, और फिर ध्यान रखना 1018 कनौज को जीत लेता है। और फिर बच्चों ध्यान रखना, कनौज का शासक कौन था, राज्यपाल गुजर, इसको भी पराजित कर देता है। क्योंकि उस समय
भारत का सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कनौज। याद है क्या? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र कनौज को किसने बताया था? किस इतिहासकार ने बताया था? अरे कल परसों पढ़ा है भाई, हैंसेंग अवेंसोंग, जो हर्षवर्धन के समय आया था। ये आपको याद है क्या? पुस्तक का नाम क्या है? सीयू की। और उस सीयू की पुस्तक में ये विवरण मिलता है कि भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है कनौज, जो किसकी राजधानी थी? हर्षवर्धन की। देखो मेरी बात सुनो, हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है तो 3 राजवंशों के बीच में एक युद्ध होता है, त्रिपक्षीय संघर्ष। कनौज को लेकर के मैं हर्षवर्धन के बाद की बात करूं, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो भारत में नए राजवंशों का उदय होता है। जो पहले हर्षवर्धन के सामंत थे वो धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। और कनौज को लेकर के ध्यान रखना, तो ये कनौज है भाई, क्या है? कनौज, जो कहाँ पे है? अरे यूपी में भाई। ये भारत का केंद्र बिंदु था, व्यापारिक केंद्र। इसको लेकर के ध्यान रखना, इसको लेकर के 3 राजवंशों के बीच में युद्ध होता है कनौज को लेकर के। राजस्थान के कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार, बंगाल के थे पाल वंश बंगाल का। और महाराष्ट्र का है राष्ट्रकूट। ये तीनों राजवंश आपस में लड़ते हैं और इनके बीच में एक युद्ध होता है, त्रिपक्षीय संघर्ष, जो 100 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक है? 100 वर्षों तक। इतिहास का सबसे लंबा युद्ध है जो 100 वर्षों तक चला था। पूरे वर्ल्ड की बात करें ना, सबसे लंबा युद्ध कौन सा माना जाता है? त्रिपक्षीय संघर्ष। और लास्ट में जीत किसकी हो जाती है? गुर्जर प्रतिहारों की हो जाती है, राजस्थान वाले। ठीक है ना? तो ये इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर बात करो, इन्होंने एक अभियान किया था, कालिंजर अभियान, है ना, जो विद्याधर चंदेल शासक के विरुद्ध। ठीक है ना? और उसके बाद में बात करें तो 16वां आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण है। कुल 17 आक्रमण किए थे, 16वां आक्रमण। ये भाई पॉइंट यदि लिखना चाहो तो लिख देना, इसको एक एक लाइन के हैं, क्या पता यहाँ से प्रश्न पूछ ले। लेकिन मैं बोलूँ वैसे याद कर लेना, प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है ना? 1005 में मुल्तान, 1008 में नगरकोट, शॉर्टकट में लिख दो, और 1018 कनौज। और कालिंजर अभियान भी बीच में एक छोटा मोटा अभियान था। ठीक है ना? और उसके बाद में बात करें, 16वां आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है महमूद गजनवी का। इस आक्रमण में ध्यान रखना, सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है वर्तमान में? गुजरात में। लिख लेना इसको, लिखो भाई, जल्दी लिखो। लिख दिया? वेरी गुड, लिख रही है ना? उसके बाद में 1025 सन याद कर लेना, कई बार पूछा गया है। 1025 और 16वां आक्रमण, सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है। इस समय गुजरात में ध्यान रखना, चालुक्य वंश के शासक भीम प्रथम ने इसका विरोध किया। भीम प्रथम और भीम सेकंड दोनों याद करना है। आगे बात करेंगे तुर्की एक गजनवी, जिसका नाम गौर का एक और शासक आता है, मोहम्मद गोरी। महमूद गजनवी के बारे में, मोहम्मद गोरी के बारे में बात करेंगे तो ध्यान रखना, मोहम्मद गोरी के समय गुजरात का शासक हो जाएगा भीम सेकंड। कौन हो जाएगा? भीम सेकंड। और महमूद गजनवी के समय कौन है? भीम प्रथम। चालुक्य राजवंश के शासक थे भीम प्रथम। इनके पास में सेना कम थी, फिर भी इन्होंने विरोध किया था। लेकिन महमूद गजनवी के पास में सेना अधिक थी, फिर इस मंदिर को लूट लिया। हिंदू आस्था को अधिक शक्ति पहुंचाने वाला आक्रमण माना जाता है कौन सा? सोमनाथ मंदिर को। ठीक है ना? सीधा प्रश्न आएगा कि महमूद गजनवी के किस आक्रमण से हिंदू आस्था को सबसे अधिक शक्ति पहुंची थी?
नुकसान सोमनाथ मंदिर। और सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण कब किया था? 1025। और ये कौन सा आक्रमण था? 16वां। और फिर मंदिर को लूटा तो इसका पतन तो शुरू हो गया था। 1027 में इसका अंतिम आक्रमण है प्यारे बच्चों। 17वां आक्रमण कब किया गया? 1027 में। खोकर, खोकर है जाट। जब ये मंदिर को लूट के लेके जा रहा था तो बीच में से ध्यान रखना, इसकी सेना कोई लूट किसने लिया था? खोकरों ने। तो फिर इन्होंने इसके खिलाफ वापस 1027 में, ये 17वां आक्रमण है, और 1030 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मैं प्रश्न पूछता हूं आपसे, 1530 में किसकी मृत्यु हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की। 1530 में किसकी मृत्यु हुई थी? 14 फरवरी 1483 में किसका जन्म होता है? उसकी मृत्यु होगी भाई। गर्मी का मौसम है, ठंडा ठंडा पानी पियो, पढ़ाई करो, ठीक है ना? हाँ, मैंने पूछा है 14 फरवरी के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? ब्लैक डे, है ना? गलत मत बोलना भाई, है ना? कौन सा दिवस मनाया जाता है? ब्लैक डे मनाया जाता है, क्योंकि इस समय पुलवामा में आतंकवादियों ने हमारी सेना पे अटैक किया था। हमारे कई भारत के वीर सपूत शहीद भी हुए थे, ठीक है ना? तो 14 फरवरी 1483 को फरगना, जो उज्बेकिस्तान में स्थित है, बाबर का जन्म होता है ना? जहरुद्दीन बाबर। और 1530 में बाबर की मृत्यु होती है, ठीक है ना? बात करें, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है भाई। आक्रमण, महत्वपूर्ण आक्रमण एक बार वापिस बता देता हूं। पहला आक्रमण 1000 में, जयपाल, सिंध के शासक जयपाल के विरुद्ध। सफल आक्रमण 1001 में। अब जो 1001 में आक्रमण है ना, ये महमूद गजनवी का सेकंड आक्रमण है, ध्यान रखना। कौन सा आक्रमण है? सेकंड आक्रमण। और वे हिंद का युद्ध होता है। उसके बाद में इन्होंने मुल्तान है ना, हिमाचल प्रदेश है, कनौज है, नगरकोट है ना, इन सभी को लूट लिया था। 16वां आक्रमण महत्वपूर्ण है 1025 में, सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर को लूटा उस समय आपसे पूछ रहे, गुजरात में किस राजवंश का शासक था? चालुक्य। चालुक्य राजवंश का शासक भीम है प्रथम। और महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 में खोकर जाटों के विरुद्ध था। अब इसके समकालीन जो प्रमुख लेखक है ना, इतिहासकार, उनसे ये जानकारी मिलती है। ध्यान रखना, फिर दोषी, इससे पूर्व का होमर कहा जाता है। इसकी पुस्तक है, ध्यान रखना, सहनामा। सहनामा ये फारसी भाषा की पुस्तक है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं, नाम सुना आपने बाबरनामा? बाबरनामा नाम सुना है? हुमायूंनामा नाम सुना है? अकबरनामा? मुझे बताओ, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? यही गड़बड़ की ना। हाँ? मुझे ये बताओ, मुगल राजवंश की राजकीय भाषा क्या थी? हाँ? फारसी थी भाई। लेकिन जो मुगल राजवंश ये थे तुर्की। तो ध्यान रखना, मुगल काल की एकमात्र पुस्तक है बाबरनामा, जो चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई। बाकी हुमायूंनामा, अकबरनामा सब फारसी भाषा में लिखे गए, ठीक है ना? ये बाबरनामा अपवाद है, चगताई तुर्की भाषा में लिखा गया। ये ध्यान रखना, बाबरनामा एक बाबर की आत्मकथा है। देखो मेरी बात सुनो, हर चीज के दो पहलू होते हैं।
इतिहास से हमें क्या सीख मिलती है? बाबर मात्र 12 वर्ष की आयु में शासक बन जाता है, लेकिन एक छोटा बच्चा शासक बनते ही इनके हाथ से फरगना, समरकंद ये सब निकल जाते हैं। बाबर के साथ में ये हुआ कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था कश्ती वहां डूबी जहाँ पे पानी कम था। बाबर के साथ में यही हुआ। छोटा बच्चा था, एक तरफ से चाचा ने अटैक कर दिया, दूसरी तरफ है मामू जान ने दादू जान ने, चाचू जान ने, सब ने आक्रमण कर दिए थे, है ना। छोटा बच्चा था, दर भर दर भटक रहा था। देखो मेरी बात सुनो, इतना धैर्य रखा बाबर ने, इतना धैर्य, रियल बात बता रहा हूं। छोटा बच्चा, आपकी कम से कम 20-25 उम्र हो गई है, 20 तो है ही भाई, है ना। हाँ डॉक्यूमेंट में 17-18 है, लेकिन 20 प्लस ही हो, है ना। तो आपसे कम से कम 7-8 वर्ष छोटा बच्चा एक शासक बन जाता है ना। आपके सामने कोई समस्या आ जाए, घर की प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या आप उसको सोल्व कर लोगे क्या? नहीं, अभी आप इतने योग्य नहीं हो। उसके सामने पूरी रियासत की प्रॉब्लम आ गई, फिर भी इन्होंने धैर्य रखा था, ठीक है ना। और बाबर ने कहा था कि भाई इतिहास उसका लिखा जाता है ना, जिसका संघर्ष होता है जीवन में। अपने आत्मकथा में लिखा है ना। शासक का ये कर्तव्य नहीं होता है कि आराम करो, शासक का कर्तव्य होता है कि काम करो। आराम ही हराम, ये किसने कहा था? अरे बाबर कहाँ है यार, आराम ही हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ना बाबर हो गया बाबर। तो ये बात याद कर लेना भाई, इस पुस्तक है, ध्यान रखना, इसमें एक अल-बरूनी याद कर लेना, अल-बरूनी, है ना। इसकी पुस्तक है किताब उल हिंद, तारीख ए हिंद, जो ये अरबी भाषा में लिखी गई है, ध्यान रखना, अरबी भाषा में। और ये अल-बरूनी प्रथम लेखक है जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया। ये प्रथम मुसलमान है। ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन है? अल-बरूनी। एक और भी लेखक है, उसका नाम है उतबी, किताब का नाम है किताब उल यामिनी वेहाक, है ना, वेहाकी। ये इसकी पुस्तक है तारीख ए सबूत गिने, है ना, जो महमूद गजनवी से पहले शासक था, ठीक है ना। अल-बरूनी याद कर लेना, बाकी याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो उससे भी अच्छी बात है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है लिखना मोहम्मद गोरी। अरे पूरी क्यों लिख रही है तुम, याद कर लोगे क्या? हैं, अभी तो क्लास में याद हो रहे हैं, 5-10 दिनों के बाद में कौन बाबर, कौन अकबर कौन मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, है ना। अभी तो भाई याद हो रहे हैं, धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप चल रहे हैं, याद हो रहे हैं ना। लेकिन 5 दिन के बाद में मैं पूछूंगा, अभी मैं आपसे पूछ लूँ अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में बता दोगे क्या? बता दोगे? अशोक ने पशु बलि की निंदा की है, किस अभिलेख में, किस शिलालेख में अशोक ने पशु बलि की निंदा की है? यही गड़बड़ हो गई ना। प्रथम शिलालेख में, ठीक है ना। अशोक ने पशु बलि, उन्होंने कहा कि समस्त जनता मेरी संतान है। उन्होंने कहा कि हिरण और मोर की आप शिकार कर सकते, बाकी पशुओं की शिकार करना मना। दूसरे में क्या है? चिकित्सा, ठीक है ना। लेकिन मुझे ये बताओ, अशोक के कितने अभिलेखों पे अशोक का नाम अशोक मिलता है? नाम याद है ना, है ना। मैंने ये भी बताया था, नेट मांगे उधारो गुजरी, है ना, नेट उधारो मांगे गुजरी, याद है क्या? अरे मैंने ट्रिक बताई थी भाई, 4 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेट उधारो मांगे गुजरी, ने का मतलब है नेटूर, हाँ, है ना। नेट मांगे, माँ का मतलब है मास की, उदर का मतलब है उद्देगोला, और गुजरी का मतलब है गुजरा।
ये 4 अशोक के अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक। मैंने ये भी आपको बताया था कि अशोक के किस अभिलेख में, शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? हाँ? बाबरू, जो राजस्थान विराट, यह भी बताया था मैंने कि अशोक के अभिलेखों की लिपि कितने प्रकार की थी, 4। ब्राह्मी लिपि भारत में, खरोष्टी पाकिस्तान, ऐसे अरमाई और ऐसे अफगानिस्तान में, और मध्य एशिया में ग्रीक। यही बोल रहा हूं कि भाई पूरी चीज लिखोगे तो पीछे भूल जाओगे, आगे याद रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालना मोहम्मद गोरी, ठीक है ना। पूरा नाम है शिहाबुद्दीन गोरी। इनके एक नाम ही अजीब से है ना, शिहाबुद्दीन गोरी। देखो ये शासक बनता है 1173 में और 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। गोरी का भारत पे पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पे किया था, ठीक है ना। ये मृत्यु ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, मुल्तान में एक जाति थी करमाती जाति। पहले ये बौद्ध थे, क्या थे, बौद्ध, और इन्होंने अपना धर्म बदल लिया था। ये क्या बन गए थे, शिया मुस्लिम बन गए थे, ठीक है ना। पहले बौद्ध हुआ करते थे मुल्तान में, ठीक है ना। करमाती जाति पे इन्होंने पहला आक्रमण किया था। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, मोहम्मद गोरी ने भारत पे पहला आक्रमण कब किया है, 1175 में, है ना। स्थान मुल्तान, किसके विरुद्ध, करमाती जाति। पहले बौद्ध थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, फिर इन पे प्रेशर डाल दिया गया, इस पे जजिया का डाल दिया गया, तो इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया। क्या कर दिया था, धर्म परिवर्तन, और ये बन गए थे शिया मुस्लिम बन गए थे। क्या बन गए थे, शिया मुस्लिम। अब इन्होंने भारत पे आक्रमण किया ना, है ना। कौन से तरह से ये भारत आया था, ये याद कर लेना। बाकी आए थे खैबर, किस तरह से आए थे, खैबर से। लेकिन गोरी आया है ना, गोमल दरा है ना। इससे गोमल दरे से ये भारत में प्रवेश करता है, और इन्होंने भारत में पहला आक्रमण किया था 1075 में। फिर ध्यान रखना, ये गुजरात पे आक्रमण करता है। अब गुजरात में ध्यान रखना, भीम सेकंड, और भीम सेकंड ने इसको बुरी तरीके से पराजित कर दिया था। ध्यान रखना, गुजरात की राजधानी थी उस समय पाटन, और ध्यान रखना 1178 में ये गुजरात में आक्रमण करता है, और गुजरात में आक्रमण के समय इसको क्या मिल जाती है, हार मिल जाती है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि मोहम्मद गोरी को भारत में सबसे पहले पराजित किसने किया था। ध्यान रखना, भीम सेकंड और एक था मूलराज सेकंड। अब समझना, 2 बच्चे हैं। यहाँ पे एक मजेदार कहानी मैं सुना देता हूँ, समझना। यह है नायिका देवी, भारत की पुत्री, सपूत पुत्री, ध्यान रखना, जिसका नाम है नायिका देवी। इतिहास में इनके बारे में बहुत कम पढ़ाया जाता है। हमें मुगलों के बारे में, तुर्कों के बारे में, अरबों के बारे में बताया जाता है, लेकिन भारत के महान जो योद्धा है ना, लड़ाकू, उनके बारे में नाम मात्र इतिहास में विवरण मिलता है। अब ध्यान रखना, भीम सेकंड और मूलराज सेकंड दोनों छोटे बच्चे हैं, और इनके पिताजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इनकी माता कौन थी, नायिका देवी। इनकी मात्र आयु है लगभग आपके 7-8 वर्ष के बच्चे हैं दोनों ही, ध्यान रखना। भीम सेकंड और मूलराज सेकंड दोनों अलग अलग है, लेकिन ये दोनों ही, ध्यान रखना, भीम सेकंड का क्या होता है, राज्याभिषेक बनता है, और भीम सेकंड क्या बनता है, शासक बनता है। लेकिन इसकी संरक्षिका कौन बनती है, संरक्षक का बनती है भाई, इसके संरक्षण में नायिका देवी माता। इन्होंने सब राज्य कार्य किसने संभाला था, नायिका देवी ने। उसी समय मोहम्मद गोरी को लगा कि छोटे बच्चे हैं,
शासन कौन कर रही है? एक महिला कर रही है, इतनी शक्तिशाली नहीं है। और प्यारे बच्चों, पाटन पे इसने आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी का गुजरात पे ये लास्ट आक्रमण था, फर्स्ट और लास्ट। नायिका देवी ने, ध्यान रखना, ये मूलराज सेकंड की माँ थी, ध्यान रखना, और भीम सेकंड की भी माँ थी। नायिका देवी ने युद्ध क्षेत्र में खुद ने नेतृत्व किया था। और प्यारे बच्चों, इस मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हराया था, पटक पटक करके, ध्यान रखना, घसीट के, ध्यान रखना, घोड़े के पीछे इसने बांध करके घसीटा था एक महिला ने, ध्यान रखना। इतनी महान योद्धा थी एक। और मोहम्मद गौरी से पूछा, अब तुझे, तेरे साथ में क्या होना चाहिए? मोहम्मद गौरी ने कहा कि तू मेरी माँ है ना। आज के बाद मैं गुजरात पे कभी देखूंगा नहीं, गुजरात की तरफ। नायिका देवी ने कहा कि इस बार मैं छोड़ रही हूँ, और कभी देख लिया ना तो मैं वहाँ आकर के तेरी आंखें निकाल दूंगी, ध्यान रखना। इतना खतरनाक युद्ध होता है। और मोहम्मद गौरी सिर्फ, मतलब कुछ समय में मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था, फटाफट। तेज फास्ट युद्ध था ये, ध्यान रखना। और फिर मोहम्मद गौरी को सबसे बड़ी गलती क्या थी? हमारी गलती यही है कि हमें दया आ जाती है। और जो ये विदेशी आक्रमणकारी थे, ये जीत क्यों जाते हैं आपको पता है? हम नियम के पक्के हैं। हमारे योद्धाओं ने, हमारे शासकों ने नियम के अनुसार युद्ध लड़े हैं। सूर्य अस्त के बाद में युद्ध नहीं होगा, सूर्य उदय से पहले युद्ध नहीं होगा। अब इन्होंने इनका फायदा उठा लिया, क्योंकि भारत के जो शासक है, योद्धा है, नियम के पक्के है, चाहे प्राण जाए पर वचन ना जाए, सीधी बात है ये रियल में है। और इसका फायदा इन्होंने उठा लिया। मॉर्निंग का समय, हम तो जा रहे हैं बाथरूम में, उस समय ये आक्रमण कर देते थे। हम खाना खा रहे, उस समय ये आक्रमण कर देते थे। तो इनकी चाल थी। और हम नियम के, कानूनों के चक्कर में ये विदेशी आक्रमणकारी भारत में आ जाते हैं, सत्ता स्थापित हो जाती है। अभी तक आपने आक्रमणकारी पढ़े हैं तो भारत पे आते हैं, आक्रमण करके वापस चले जाते हैं। लेकिन मोहम्मद गौरी क्या करता है? भारत में प्रथम बार विदेशी सत्ता स्थापित कर देगा, दिल्ली में, ठीक है ना। तो ये गुजरात में मोहम्मद गौरी की प्रथम हार है। और भारत में प्रथम पराजय मोहम्मद गौरी की कहाँ पे हुई थी? गुजरात में। और इस युद्ध में ध्यान रखना, नायिका देवी ने इसको बुरी तरीके से पराजित कर दिया था। उसके बाद में बात करें, फिर इन्होंने गुजरात की तरफ से तो देखना ही बंद कर दिया। रात को सपने में आ रही थी नायिका देवी। फिर जो मौलवीर होते ना, उनके पास में गया कि भाई रात को नींद नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कभी भी नायिका देवी आ सकती है। दो चीज़ याद रहती हैं, एक तो ज़्यादा प्यार करते हो ना तब, और या एक ज़्यादा कष्ट दोगे तब। तो ज़्यादा ही प्यार कर लिया था, ध्यान रखना। घोड़ों के पीछे 10 किलोमीटर घसीटा था इसको। लास्ट में कहा कि अब मेरी माँ छोड़ दे मुझे, है ना, गुजरात की तरफ नहीं देखूंगा। तो फिर मौलवी के पास में जाता है, और मौलवी ने कहा कि भाई मैं तेरे वो बनाते ना, उसे क्या कहते हैं, ताबीज बनाऊंगा। तो इन्होंने कसम खा ली थी कि मैं आज के बाद में गुजरात की तरफ नहीं देखूंगा। फिर कश्मीर को, भाई कश्मीर और सिंध को जीत लेता है ये। फिर खैबर दरा को घेरा, और खैबर दरा से भारत में आता है। फिर ये पंजाब बठिंडा को जीत देता है। अब बच्चों ध्यान रखना, एक तो गुजरात वाला अभियान, और एक ये तराइन का प्रथम और तराइन का सेकंड युद्ध, ये दोनों याद कर लेना, ठीक है ना। अब इनके बारे में बात करेंगे कल। आज इस क्लास को यही करते हैं एंड, है ना। तो भाई आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।